Hi everyone, I am राहुल कुमार now. Recently, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा गेहूं और पल्सेस के स्टॉक में लिमिट इम्पोज किया गया है। ये जो स्टॉक है वो ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, बिग चेन सप्लायर और प्रोसेसर के द्वारा मैनेज किया जाता है स्टॉक को, ताकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके और जो होर्डिंग होता है उसको कम किया जा सके। होर्डिंग मतलब कालाबाजारी और जमाखोरी को कर्व किया जा सके। और ये लिमिट इम्पोज करने का पावर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं स्टॉक लिमिट को क्यों इम्पोज किया जाता है, गवर्नमेंट के क्या ऑर्डर है रिगार्डिंग व्हीट स्टॉक लिमिट, एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होता है, ये सब जानने का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया है, बताना है इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक लिमिट क्यों इम्पोज किया जाता है। तो पहला है कंसर्न ओवर व्हीट प्रोडक्शन। आप लोग को पता ही होगा कि इस बार IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया है कि इस बार अल नीनो का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिससे कि अनसीजनल रेन, हेल स्टॉर्म और हायर टेम्परेचर इन फरवरी 2023 में देखने को मिला है, जिससे कि व्हीट प्रोडक्शन को लेकर बहुत सारे कंसर्न उभर कर आए हैं। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा जो व्हीट है वो एक रबी क्रॉप है और ये फरवरी में इसको टेम्परेचर इसमें लो चाहिए, लेकिन हायर टेम्परेचर देखने को मिला था 2023 में। इस कारण से कंसर्न और भी ज़्यादा बढ़ गया। और यदि प्रोडक्शन लो होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उसका जो प्राइस है वो तो हाई होगा ही। तो गेहूं का प्रोडक्शन इतना लो हुआ कि जो गवर्नमेंट का जो प्राइस होता है MSP, उससे भी उसको भी सरपास कर दिया। तो गवर्नमेंट को जितना प्रोक्योर करना था उतना नहीं कर पाया, और जो कि सप्लाई स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। बताया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू में जितना इनिशियल एस्टीमेट लगाया गया था उससे 20% कम प्रोक्योरमेंट हुआ है व्हीट का। अप्रोक्सीमेटली 5.23 लाख हेक्टेयर जो व्हीट है वो डैमेज हो चुका है MP में, राजस्थान में और UP में ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ओला गिरने के कारण। तो इससे भी व्हीट का जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना यील्ड नहीं हो पाया। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वार्न किया गया है व्हीट के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के दौरान जो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है वो व्हीट क्रॉप के में एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए सेकेंड बात करते हैं इन्वोकिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 फॉर तूर एंड उड़द। जो अरहर का प्राइस है वो मिड जुलाई 2022 से ही राइज देखने को मिल रहा है। और ये अरहर दाल के प्राइस राइज होने के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, जैसे कि एक्सेस रेनफॉल, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मारना, वाटर लॉगिंग कंडीशन, कहने का मतलब खेत में पानी जमा होना। तो अगर खेत में पानी जमा हो जाएगा तो जो क्रॉप है वो सड़ जाएंगे। और इस तरह का कंडीशन स्टेट लाइक्स कर्नाटका, महाराष्ट्र और MP में देखने को मिला है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो तूर है आपका अरहर, ये खरीफ क्रॉप है। इस क्रॉप को मानसून में लगाया जाता है। तो ये जो अचानक से प्राइस राइज देखने को मिल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है प्रिवेंटिव स्टेप ले रही है, ताकि जो ओवरऑल स्टॉक कैपेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए और प्राइस को कंट्रोल किया जाए इन द डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। चलिए अब हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर है रिगार्डिंग व्हीट स्टॉक लिमिट। तो पहला है इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट टू स्टेबलाइज प्राइजेज। तो प्राइजेज को स्टेबलाइज करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाया गया है। इसमें 3000 मैट्रिक टन तक ट्रेडर और होलसेलर जो स्टॉक कर सकता है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी को स्टॉक कर सकता है। वहीं रिटेलर का बात किया जाए वो 10 मैट्रिक टन तक स्टॉक होल्ड करके रख सकता है। और 3000 मैट्रिक टन जो बिग चेन रिटेलर होते हैं उन लोग प्रोक्योर कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। तो जो एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन लोग के पास, उसमें अप टू 75% तक स्टॉक करके रख सकता है। जो ये एंटिटीज़ हैं लाइक ट्रेडर एंड होलसेलर, उन लोग को कितना उन लोग के पास स्टॉक पोजीशन है उसको रेगुलर वे में डिक्लेयर करना होता है ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल में। इन केस मान के चलिए जो लिमिट है स्टॉक का वो लिमिट से ज़्यादा प्रोक्योर करके अगर बैठा हो तो उसको 30 दिन का टाइम मिलता है कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उतना ही तक वो प्रोक्योर करके अपने पास रख सकता है। सेकेंड है आपका ऑफलोडिंग व्हीट थ्रू ओपन मार्केट सेल स्कीम। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू 50 लाख टन्स ऑफ व्हीट है उसको सेल किया जा सकता है। जो व्हीट को सेल करने का मेथड होना चाहिए वो या तो ऑक्शन के थ्रू बोली लगा करके टू द फ्लोर मिल्स, प्राइवेट ट्रेडर के थ्रू, बल्क बायर के थ्रू और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीट प्रोडक्ट्स के थ्रू व्हीट को सेल किया जा सकता है।
जो सेल कंडक्ट किया जाता है वीट का, उसमें अलग अलग साइज लॉट बनाया जाता है जो कि 10 से 100 मीट्रिक टन का होता है। जैसे 10 मीट्रिक टन का एक लॉट हो गया, मतलब कि इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं बेच सकता है। उसी तरह हर एक लॉट का साइज अलग अलग होता है और सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे उसको रिलीज़ किया जाता है और भी बेचेस को। और ये सिमिलर प्लान राइस के ऑफलोडिंग में भी कंसिडर किया जाता है ताकि राइस का जो प्राइस हो वो मॉडरेट रहे। अब चलिए समझते हैं गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट करने का ऑर्डर क्यों दी। तो पहला है स्टेबलाइज प्राइजेस, जो प्राइजेस है उसमें स्टेबिलिटी लाना। जो गेहूं का प्राइस मार्केट में बढ़ता जा रहा था उसमें उसके प्राइस में कमी लाना बाय इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट। और गवर्नमेंट का एम ये भी था कि जो होर्डिंग होता है और स्पेक्यूलेशन लगाया जाता है उसको भी प्रिवेंट करना, और जो लगातार व्हीट के जो सप्लाई है वो बना रहे मार्केट में उसको इंश्योर करना, एंड अवॉइडिंग प्राइस वोलेटिलिटी, जो प्राइस इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है उसमें कमी लाना। और आप लोग को पता ही होगा जो यूक्रेन और रसिया का जो वार है उससे भी पूरे वर्ल्ड में एक व्हीट का क्राइसिस देखने को मिलता है, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा है आपका इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, मतलब हर लोग खरीद सकें, उसको इंश्योर करना बाय स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, ताकि कंज्यूमर जो कि गेहूँ है उसको अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट के द्वारा रिटेल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है थ्रू ऑफलोडिंग ऑफ व्हीट विया ओपन मार्केट सेल स्कीम, ताकि जो व्हीट का एक्सेसिबिलिटी है वो बना रहे और पब्लिक को एक रीजनेबल रेट में व्हीट बाय कर सके। चलिए थर्ड देखते हैं, प्रिवेंट सप्लाई शॉर्टेजेस एंड मेंटेन फूड सिक्योरिटी। स्टॉक लिमिट को मैनेज करके, मॉनिटरिंग करके इंश्योर करना कि जो व्हीट का सप्लाई हो वो एडिक्वेट अमाउंट में हो और जो हम लोग का जो डिमांड है उसको मीट कर सके, और मार्केट में गेहूं का स्कार्सिटी ना हो उसको अवॉइड करना गवर्नमेंट का मेन एम था। और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको थ्रू PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन लोग को जो गेहूँ है वो रेगुलर अमाउंट में मिल सके। अब चलिए समझते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 ये है क्या। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को उस समय बनाया गया था जब हमारा देश फूड स्टफ स्कार्सिटी से गुजर रहा था। आप लोग को पता ही होगा देश के आज़ादी के बाद हम लोग के पास फूड स्टफ का कमी हो गया था, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता था। इसी कारण से ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लाया गया। उस समय जो हम लोग का कंट्री था वो डिपेंडेंट था US के पास, मतलब कि US से जो गेहूं का प्रकार होता है PL 480 वो आता था इंडिया में, जिससे हम लोग का पॉपुलेशन फीड हो पाता था। तो हम लोग गेहूं के लिए US के ऊपर डिपेंडेंट थे और उस समय US लो क्वालिटी ऑफ व्हीट ही सेंड किया करता था। देन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग इसमें सेल्फ सफिशिएंट बन गए। उस समय इंडिया के द्वारा साइन किया गया था लॉन्ग टर्म पब्लिक लॉ 480 एग्रीमेंट, ताकि US से जो फूड ऐड है वो मिल सके। और उसी समय होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को कर्व करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जैसे प्रावधान को इनैक्ट किया गया था। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का मेन ऑब्जेक्टिव था और है जो इन्फ्लेशन है उसको कर्व करना, जो महंगाई है उसको नियंत्रण में रखना। थर्ड है आपका एसेंशियल कमोडिटी। तो एसेंशियल कमोडिटी का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो 1955 में आया था उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का कोई डेफिनेशन नहीं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के सेक्शन 2A है उसमें बताया गया है एसेंशियल कमोडिटीज़ मीन्स वैसे कमोडिटीज़ जो स्पेसिफाइड किए जाएंगे उस शेड्यूल में वही एसेंशियल कमोडिटीज़ बन जाएगा। फोर्थ है आपका सेंट्रल का रोल। सेंट्रल का क्या रोल है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी कमोडिटीज़ को ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है सेक्शन 2A के शेड्यूल में अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। और सेंटर सेटिस्फाइड हो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस कमोडिटीज़ एक्ट कमोडिटीज़ को शेड्यूल में लिस्ट करना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करके कर सकता है। अब चलिए इसका देखते हैं इम्पैक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ का क्या इम्पैक्ट है? तो कोई भी फूड स्टफ कमोडिटीज़ है उसको एसेंशियल डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उस पर उसके प्रोडक्शन में, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रोल कर सकता है और स्टॉक लिमिट को इम्पोज कर सकता है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इस PDF का लिंक पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।